हिंदी उर्दू के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की हर कहानी किसी खास मुद्दे को छूती है। ठाकुर का कुआं समाज में व्याप्त जात पात और ऊंच नीच के मुद्दे को बड़े ही मार्मिक ढंग से उठाती है और साथ ही साथ औरतों की दुर्दशा की तरफ भी इशारा करती है, जो कि अपने आप में दलित है, चाहे वो नीची जात की हो या फिर ऊंची जात की। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद लिखित ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू थी। वो गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता है। गला सूखा जा रहा है और तू ये सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं बहुत दूर था, इसलिए बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी भरकर लाई थी तो उसमें बिल्कुल बू नहीं थी, तो फिर आज पानी में बदबू कैसी? उसने लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। शायद कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, पर अब दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से ही डांट बताएंगे। और साहू का कुआं तो गांव के दूसरे सिरे पर है, परंतु वहां से भी कौन पानी भरने देगा? और कोई तीसरा कुआं तो गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो चुपचाप प्यास रोके पड़ा रहा, फिर बोला, ला थोड़ा पानी दे दे, मैं नाक बंद करके ही पी लूं। लेकिन गंगी ने वो पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाती है, इतना जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये खराब पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा होगा। मैं कुएं से दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहां से लाएगी? गंगी बोली, गांव में ठाकुर और साहू के दो दो कुएं हैं, क्या एक लोटा भी पानी नहीं भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा, बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। अरे हम गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम लोग अगर मर भी जाए ना तो हमारे द्वारे कोई झांकने तक नहीं आएगा, कंधा देना तो दूर की बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती? लेकिन उसने वो बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बज चुके थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का ना तो अब जमाना रहा था और ना ही मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सब कहते थे कि नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता तो कोई 100, और यहां बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। अरे काम करने का ढंग आना चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। सारा गांव इस कुएं का पानी पीता था, किसी के लिए कोई रोका नहीं था। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते थे। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीचे हैं और ये क्यों ऊंचे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग गले में तागा डालते हैं। यहां जितने भी हैं एक से एक छटे हुए हैं। चोरी ये करें, जाल फरेबी ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी उस दिन ठाकुर ने उस बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में उसे मारकर खा गया था। अरे इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है, और यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, लेकिन मजूरी देते हुए इनकी नानी मरती है। अरे किस किस बात में ऊंचे हैं? हाँ, हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं।
कभी गांव में आती हूं तो रस भरी आंखों से देखते हैं जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, और घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख लिया तो गजब हो जाए। गंगी ने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलते हुए एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। अरे कब इन लोगों को किसी पर दया आती है। उस बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इस पर कि उसने बेगार ना दी थी। इस बात पर ऊंचे बनते हैं ये। कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भरने आई, उनमें बातें हो रही थी। पहली बोली, खाना खाने बैठे थे, बस हुक्म हो गया कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के पैसे नहीं हैं। दूसरी ने कहा, अरे हम औरतों को आराम से बैठे देखकर इन मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर पानी भर लाएं, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। तीसरी बोली, अरे लौंडिया नहीं तो क्या हो तुम, हाँ, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 5-10 रुपए भी छीन झपटी लेती हो तुम, और लौंडिया कैसी होती हैं? पहली ने कहा, अरे दीदी ऐसे मत लजाओ, छिन भर भी आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। अरे इतना काम किसी और के घर में करती ना तो बहुत आराम से रहती, ऊपर से एहसान मानता वो। यहां तो काम करते करते मर जाओ मगर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता है। जैसे ही ये सब पानी भरकर गई, गंगी वृक्ष की छाया से बाहर आई और कुएं की जगत के पास आकर खड़ी हो गई। बेफिक्रे भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुराने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था ना, वो भी इतनी सावधानी और समझदारी के साथ नहीं गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। गंगी ने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा जैसे कोई सिपाही शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो माफी या रियायत की कोई उम्मीद नहीं थी उसके लिए। अंत में उसने अपने देवताओं को याद करके कलेजा कड़ा किया और घड़े को कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, आहिस्ता से, बिल्कुल भी आवाज नहीं हुई। गंगी ने जल्दी जल्दी 2-4 हाथ मारे और घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया। कोई शाज और पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई और रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में जा गिरा। कई क्षणों तक पानी के हिलकोरों की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर साहब कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। और घर पहुंचकर गंगी ने देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही गंदा मैला पानी पी रहा है।